रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बात है वो ये है कि स्पेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल करने के कई तरीके हैं। या तो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए या ज़मीन पे रहते हुए स्पेस की इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। एस्ट्रोनॉट्स को भेजना ज़्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव है, इसलिए और टेक्निक्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू गेट टू नो अबाउट स्पेस एंड यूटिलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स आर यूज्ड फॉर स्पेस रिसर्च, ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स वो जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और इनके जो सिग्नल्स हैं वो आइज के जरिए परसीव किए जा सकते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को आइजैक न्यूटन ने 1668 में बनाया था पहली दफा। और बेसिकली ये टेलीस्कोप जो है ना, इसका डायमीटर यानी जो इसकी गोलाई है, ये पूरी जो ट्यूब है वो बहुत मोटी सी होती है। इसका वाइड और लार्ज डायमीटर होता है और इसका लार्ज फोकल लेंथ होता है। इससे क्या होता है कि छोटी से छोटी भी जो रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको वो इकट्ठा करके और गैदर करके और रिवील कर सकती है डिटेल। लार्जेस्ट जो ऐसी टेलीस्कोप बनाई गई है उसका डायमीटर है 1 मीटर, यानी 1 मीटर चौड़ाई उस टेलीस्कोप की है। और बेसिकली ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है वो किस लिए यूज की जाती है? टू लॉन्ग फोकस कनकेव मिरर एज ऑब्जेक्टिव। वैसे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इससे मजाल है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आए। समझना आपको यहाँ से पड़ेगा। वैसे ये भी डायग्राम को इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको एक और बेहतर डायग्राम दिखाती हूँ। ये जी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आउटसाइड व्यू है। इसको न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। और अंदर से अगर देखें तो बेसिकली इसकी जो ये वाली जगह होती है ना, यह खुली होती, यहाँ कुछ भी नहीं होता, खाली होती। और ट्यूब के बिल्कुल अंदर जाएं तो अंदर एक मिरर होता है, कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की लाइट क्योंकि कनकेव मिरर पे सबसे पहले पड़ती है इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक है जी। अब कनकेव मिरर क्या करता है? दूर से जो लाइट आ रही है उसको इकट्ठा करता है और एक पॉइंट पे गैदर करता है। वो पॉइंट जहां पे उसने इकट्ठा होना है वहां पे एक और छोटा सा मिरर अटैच होता है, डायगोनल, मतलब सीधा नहीं होता। एक ये मिरर है ना टेढ़ा, अब ये एक स्ट्रेट मिरर है लेकिन ऐसे स्ट्रेट नहीं लगा हुआ, डायगोनली लगा हुआ है। और इससे जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो टकरा के ये इस तरफ जाती है। जिस तरफ ये जा रही होती है वहां पे एक ट्यूब की ओपनिंग होती है और वहां पर एक लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस, विच इज कॉल्ड आई पीस लेंस। ये देखे, ये बड़ी सी ट्यूब है, इसके इस सिरे पे जगह खाली है और अंदर की तरफ यहाँ पे एक कनकेव मिरर है और फिर यहाँ पे एक डायगोनल मिरर है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरफ। और यहाँ से आई पीस हमेशा आंख के करीब होता है। आंख कहाँ रखेंगे? इस जगह पे। ठीक है जी। सो आई पीस लेंस के थ्रू ह्यूमंस कैन ऑब्जर्व डिफरेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स। अब ये डायग्राम देखें, ये भी ऑलमोस्ट यही बता रही है। अगर आपको वो डायग्राम अच्छी लगती है आप बेशक वो वाली पेपर के लिए या प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लें। देखिए ये ट्यूब है, बॉडी ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप। लाइट रेज यूं सीधी आ रही है, ये वाला सिरा खुला हुआ है, खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। या ज्यादा ज्यादा एक प्लेन जो है ना वो ग्लास लगा होगा ताकि वो डस्ट वगैरह को आने से रोके। अंदर मिरर है, प्राइमरी मिरर, जो कि कनकेव है और इसको ऑब्जेक्टिव मिरर भी कहते हैं। ये सारी लाइट को गैदर कर रहा है एक पॉइंट पे जहां पे एक और मिरर लगा हुआ है। ये एक स्ट्रेट मिरर है और ये डायगोनली अटैच है, टेढ़ा सा। ये वर्टिकल लाइन होती, मतलब ये वाली लाइन अगर देखें ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस तरह जो 45, 30 डिग्री, 50 इस एंगल पे जो भी होगा वो डायगोनल कहलाएगा। सो ये डायगोनल मिरर जो है, सेकेंडरी मिरर, ये इधर लगा हुआ है और प्राइमरी मिरर से जो भी लाइट रेज आ रही है उनको बेंड कर रहा है टूवर्ड्स अ लेंस विच इज कॉल्ड आई पीस लेंस। ये आंख के करीब है, आंख आप किसी भी तरह की बना सकते हैं और यहां से फिर देखा जा सकता है। सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसके दो लेंसेज होते हैं, दो लार्ज कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक लॉन्ग फोकस होता है और एक शॉर्ट फोकस होता है। लॉन्ग फोकस लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो बड़ा लेंस है वो ट्यूब के, एक टेलीस्कोप क्या है, एक बड़ी ट्यूब है, उसके दूर वाले एक सिरे पे बड़ा सा लेंस लगा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो लाइट को गैदर कर रहा है, दूर से आने वाली स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लाइट को गैदर कर रहा है। और आंख के करीब जो लेंस है वो है आई पीस लेंस।
और ये बाय कनकेव है। ये देखें, ये बाय कन्वेक्स है, दोनों तरफ से बल्ज आउट हुआ हुआ है, और ये बाय कनकेव है, दोनों तरफ से बल्ज इन हुआ हुआ है। ठीक है जी। जो भी रेस किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जैसे कि स्टार से, तो वो तकरीबन पैरेलल पहुंचती हैं टेलीस्कोप तक, और ये ऑब्जेक्टिव जो है एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है यहाँ पे, और आई पीस जो है वो उसको मैग्नीफाई करके और उसका वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है मैग्नीफाइड फॉर्म में, जो कि हम आंख से देख सकते हैं। ये देखें, ये फार अवे ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कोई गैलेक्सी देख रहे हैं, लाइट इधर से आ रही है, लार्ज लेंस जो है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो गैदर कर रहा है लाइट को, स्ट्रेट लाइन में तकरीबन लाइट आ रही थी, उसको बेंड करता है, लाइट फोकस होती है इसकी फोकल लेंथ के लिहाज से, और फिर उसको उस लाइट की रेज को दोबारा एक लेंस जो है स्मॉल लेंस कैप्चर करता है और मैग्नीफाई करके आईज के ऊपर फोकस करके प्रोवाइड करता है एक इमेज। नाउ वी कम टूवर्ड्स नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, ऐसी टेलीस्कोप्स जो कि नॉन विजिबल रेडिएशन के लिए यूज होती हैं। अब विजिबल रेडिएशन और नॉन विजिबल रेडिएशन को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना जरूर। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें सिर्फ इतना हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी। इससे इधर भी बहुत सारी रेज है, इससे इधर भी बहुत सारी रेज पॉसिबल है। आमतौर पे कोई एक सोर्स ऐसा नहीं है जिससे हर तरह की रे बन जाए, डिफरेंट सोर्सेज है जो कि डिफरेंट तरह की रेज क्रिएट कर सकती है। ठीक है। सन जो है ना वो इंफ्रारेड से लेके गैमा रेज तक क्रिएट करता है। ठीक है। इंफ्रारेड अमूमन हीट वेव्स होती हैं, और अल्ट्रावायलेट भी सन से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज भी सन से प्रोड्यूस होती है, और कुछ गैमा रेज भी सन से प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज गैमा रेज अमूमन अर्थ तक उतनी नहीं पहुंचती, अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती हैं जिनको ओजोन लेयर रोक देती है, हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था। इंफ्रारेड जो है वो सन की हीट वेव्स है जो अर्थ तक पहुंचती हैं, और लाइट जो सनलाइट के फॉर्म में हमें नजर आती है वो सन तक की अर्थ तक पहुंचती। तो ये रीजन हमारे तक पहुंच रहा है, ये रुक जा रहा है। ठीक है जी। जमीन के अर्थ के ऊपर हम कैसे ये रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? गैमा रेज रेडियोएक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे मशीन से प्रोड्यूस होती हैं, और जो विजिबल लाइट है वो डिफरेंट तरह के लाइट बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स वगैरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। इंफ्रारेड रेज को हम यूज करते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके टीवी रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में, जो उसकी रेज होती है ना, जब रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो चैनल वगैरह जो चेंज होता है वो इंफ्रारेड रेज होती है, जो कि टीवी रिमोट से ये जितने भी रिमोट है उन सब से प्रोड्यूस होती है। देन माइक्रोवेव हम आर्टिफिशियली जनरेट करके कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और जो रेडार की जो रेज है जो कि डिटेक्ट करती है प्लेन्स की मूवमेंट वगैरह, वो भी माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी में आती। देन सेल फोन्स की जो सिग्नल्स हैं वो इसके करीब होते हैं, और टीवी और एफएम रेडियो जो है ये रेडियो वेव्स हैं, और उससे भी लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो है वो एएम, एफएम और एएम, अगर आपको पता हो कि रेडियो की दो फॉर्म्स होती है, ये रेडियो वेव्स है। ठीक है जी, एफएम एंड एएम। अच्छा, तो स्पेस से, यानी मैंने आपको बताया कि सन से जो सबसे करीब हमारे पास एक बड़ी बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक की रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। बहुत से दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत दूर की गैलेक्सी से रेडियो वेव्स भी अर्थ तक पहुंच रही हैं। दैट इज वाई रेडियो टेलीस्कोप्स आर यूज्ड एंड नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ठीक है जी। रेडियो टेलीस्कोप मतलब हम जमीन पे अपने रेडियो स्टेशन के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए नहीं ये रेडियो टेलीस्कोप्स बनाई जाती कि हम देखें एफएम 100 पे क्या चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी लाखों डॉलर्स की टेलीस्कोप्स जो है वो स्पेस की इंफॉर्मेशन, स्पेस से जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है जी। रेडियो वेव्स में फायदा ये इनको डिटेक्ट करने में कि ये क्लाउडी डे पे भी काम कर सकती है, दिन में, रात में, किसी भी वक्त यूज की जा सकती है, क्योंकि कुछ जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं वो दिन के वक्त बेहतर यूज होती है, कुछ रात के वक्त बेहतर यूज होती है। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप 24 आवर और जो भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप अभी हमने डिस्कस की थी वो क्लाउडी डे में, क्लाउडी नाइट में नहीं यूज हो सकती। ठीक है जी। सो रेडियो टेलीस्कोप जो है इनका एक बड़ा लार्ज रिसीवर, ये रिसीवर होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे घरों के ऊपर सैटेलाइट डिश होते हैं ना, डिशें लगी होती हैं, तो ये जो है ना इसके ऊपर इसका डिश बहुत ही बड़ी होती है। देखिए ये डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग आपको तकरीबन इतनी नजर आ रही है, तो देखिए इससे कितना ज्यादा साइज में पड़ा है। So radio waves coming from distant objects are collected and focused on the receiver. ये पॉइंट रिसीवर होता है। ये पूरी डिश का काम ये होता है कि बहुत दूर से जो बहुत हल्के से रेडियो सिग्नल्स भी आ रहे हैं उनको कैप्चर करें। और आपको पता है कि बहुत दूर वाली गैलेक्सी से बड़े स्पेशल किस्म के रेडियो सिग्नल्स ये 2-3 कुछ सालों से रिसीव किए जा रहे हैं, फास्ट बर्स्ट रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम डीप स्पेस। एक और नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोप।
पता नहीं इसको टेलीस्कोप कहना चाहिए या इसका अपना ही एक अलग कैटेगरी है। बहरहाल ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि एनालाइज किया जा सकता है किसी सैंपल के उसके स्पेक्ट्रम को अलग करके, और इसको स्पेक्ट्रोग्राफ, इससे जो ग्राफ बनेगा वो स्पेक्ट्रोग्राफ होगा, और इससे इसको जो रीडिंग करनी है वो स्पेक्ट्रोमीटर है, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी इसको कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होता है बल्कि ऑन अर्थ भी बहुत सारे प्रोसेसेस और टेस्ट में यूज होता है। जो भी लाइट रेज किसी चीज से बन रही हैं उनको फोकस किया जाता है एक लेंस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ थिन बीम, और ये थिन बीम जो है फिर प्रिज्म में से गुजारी जाती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, जिसका मकसद ये होता है कि वो सेपरेट कर दे लाइट को इनटू इट्स 7 और जितने भी कलर्स हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो उनको एनालाइज किया जाता है और उसके लिहाज से सोर्स ऑफ लाइट की केमिकल कंपोजिशन को जाना जाता है। दिस इज अ स्पेस शटल, और ये देखें इसके ऊपर कितनी प्रोटेक्शन है ताकि इसकी टेम्परेचर जो है ना वो बरकरार रहे और एस्ट्रोनॉट्स अंदर सर्वाइव कर सके। ये इसके सोलर पैनल्स हैं, ये डिफरेंट एंटेनाज वगैरह हैं जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं, और स्पेक्ट्रोमीटर और विंडोज वगैरह इसके साथ मौजूद होते हैं। स्पेस की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक और जो कैटेगरी है वो है स्पेस प्रोब की। ये ऐसे स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिसमें ह्यूमंस नहीं जाते, और बहुत सारे स्पेस प्रोब्स भेजे गए हैं टूवर्ड स्पेस, वॉयेजर, वाइकिंग, पायनियर, हबल। हबल जो है वो अभी तक सबसे कामयाब जा रहा है, और उसके इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड इट इज टेकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और जितने भी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स इसको नजर आ रहे हैं, और ये फिर उन फोटोज को लेके रेडियो सिग्नल के जरिए अर्थ पे भेजता है। ठीक है जी। सो रेडियो टेलीस्कोप भी इसके साथ अटैच। ये हबल टेलीस्कोप की एक और डायग्राम है, फोटोग्राफ एक्चुअली। ये देखिए इसके साथ ये सोलर पैनल्स हैं, ये डिफरेंट तरह के इसके रिसीवर्स और रेडियो एंटेनाज हैं, ये इसकी विंडो है जो कि ओपन या क्लोज की जा सकती है। इस पे कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, इसको कंट्रोल अर्थ से किया जाता है, और ये 1990 से, अब कितने साल हो गए इसको, 30 इयर्स हो गए हैं कि ये स्पेस में है और सोलर सिस्टम के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, और बहुत सारी तरह की पिक्चर्स लेके अर्थ की तरफ भेजता है। इट्स अ वास्ट वैरायटी, इवन आप लाइव भी देख सकते हैं नासा की वेबसाइट के थ्रू। स्पेस शटल जो है वो किस लिए यूज होते हैं? स्पेस क्राफ्ट को या स्पेस प्रोब को या सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म यूज होता है, रॉकेट्स यूज होते हैं, वो स्पेस शटल होते हैं। ठीक है जी। और ये कई सफर कर सकता है स्पेस शटल, आना जाना कर सकता है। इट कैन कैरी एस्ट्रोनॉट्स, इट कैन कैरी रिसर्च इक्विपमेंट, इट कैन लॉन्च प्रोब्स, लॉन्च सैटेलाइट्स एंड ब्रिंग बैक और रिपेयर सैटेलाइट्स दैट हैव बीन मैल फंक्शन इन द स्पेस। ये देखिए ये स्पेस एक्स का एक स्पेस शटल है। स्पेस एक्स इलॉन मस्क का जो इदारा है, दैट इज स्पेस एक्स, और इसके इतने बड़े बड़े देखिए लोगों का साइज क्या है और स्पेस शटल का साइज कितना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेस बेनिफिट्स। आखिर पूरी दुनिया ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्पेंड कर रही है स्पेस रिसर्च के ऊपर, इसका क्या फायदा है? ठीक है जी। बहुत सी चीजें जो डायरेक्टली हर बंदे के फायदे तक पहुंच रही है, और बहुत से फायदे ऐसे हैं जो किसी नेशन या ग्रुप को स्पेशली हो रहा है। सो ये वो टेक्नोलॉजीज है जिसके जरिए इंसान चांद पे पहुंचा है, स्पेस शटल्स और स्पेस स्टेशन बनाए हैं, और इसका इफेक्ट हर इंसान की जिंदगी पे किसी ना किसी तरह पड़ा। पहली एग्जांपल इसकी है स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज। आप शायद अपने पेरेंट्स से पूछें कि पहले जो लोग बहुत अरसे से ग्लासेस यूज कर रहे हैं, कि अगर अपनी ऐनक कहीं नीचे रख दे तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता था। ठीक है, और वो पुरानी ऐनकों के ऊपर बेतहाशा स्क्रैचेस होते थे और नजर ही सही नहीं आता था। तो अब जो है तकरीबन ऐनक के कहीं भी रख दें उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि अब स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज है, इनके ऊपर डायमंड लाइक लुब्रिकेटिंग कोटिंग होती है प्लास्टिक लेंसेज के ऊपर। और अगर आप अपने बड़ों से पूछे तो आपको पता चलेगा पहले शीशे के लेंस ही सिर्फ यूज होते थे, अब प्लास्टिक के लेंस है जो इतनी आसानी से टूटते भी नहीं है और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होते। तो ये जो कोटिंग है ये अभी भी यूज की जा रही है हार्ड रेसिन प्लास्टिक के ऊपर, और ज्यादातर लोग जो आई ग्लासेस वियर करते हैं वो यही स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज हैं मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देन एथलेटिक शूज, ये जो इस तरह के शूज हैं, ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली डेवलप हुई थी फॉर द बूट्स टू बी वर्न ऑन द मून, क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटी और टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द अर्थ। सो इस लिहाज से ये शॉक एब्जॉर्बर वाले एथलेटिक शूज के डिजाइन सबसे पहले उस वक्त उनके लिए डेवलप हुआ था, फॉर एस्ट्रोनॉट्स हु हैड टू लैंड ऑन द मून।
और इस टेक्नोलॉजी से शॉक एब्जॉर्प्शन, स्टेबिलिटी और मोशन कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी सारे जॉगर्स में और एथलेटिक शूज में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज कूल सूट्स। वाटर कूल्ड गारमेंट्स जो है वो डेवलप किए गए थे फॉर द एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने मून पे लैंड करना था, क्योंकि मून पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जहाँ धूप पड़ रही है मून पे, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहाँ धूप नहीं पड़ रही वहां बहुत कम है। तो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए जो उनका एस्ट्रोनॉट का सूट था उसके अंदर उन्हें कूल सूट पहनना होता था। ये कूल सूट जो है ना, ये बॉडी के टेम्परेचर को 40 to 60% बॉडी हीट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दे आर स्टिल यूज्ड इन द by the firefighters and researchers who study volcanoes. कॉर्डलेस पावर टूल्स 1960s में जब टूल्स थे तो उस वक्त कोई कंसेप्ट नहीं था कि कोई टूल तार के बगैर होगा, क्योंकि कोई इस तरह रिचार्जेबल बैटरीज का कंसेप्ट नहीं था कि वो हैंड हेल्ड होगी। लेकिन जब मून पे जाना था एस्ट्रोनॉट्स ने, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि तार लेके मून पे जाना और आना बहुत मुश्किल है। इसलिए हैंड हेल्ड ड्रिल्स डेवलप की गई फॉर द मून सॉइल सैंपल कलेक्शन, और इनको अभी भी यूज किया जाता है। जितने भी कॉर्डलेस टूल्स है, चाहे कॉर्डलेस ड्रिल मशीन हो या और भी जितनी मशीन है, ये कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, गार्डनिंग में, ऑपरेशन रूम्स में बेतहाशा इस्तेमाल होती है। और तारों का जो कंसेप्ट है वो जहाँ पे मुश्किल कर रहा है, जहाँ तार के साथ मसला नहीं वहां पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हर जगह तार लेके जाना, या गार्डनिंग में हर जगह तार लेके जाना, या ऑपरेशन रूम में बहुत सारी डिवाइसेस को तारों के साथ ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लमैटिक होता है, आपकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है और आपके कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो इस इन कंडीशंस में कॉर्डलेस पावर टूल्स बहुत यूजफुल और इफेक्टिव होते हैं। देन मेमोरी फोम। अब आपको शायद पता हो कि बहुत सारी कार सीट्स या नेक पिलोज या पूरे पूरे मैट्रेसेस जो है वो मेमोरी फोम। तो मेमोरी फोम को सबसे पहले जो क्रिएट किया गया था वो एयरक्राफ्ट सीट के लिए किया गया था, ताकि जो लैंडिंग का इम्पैक्ट है वो कम से कम हुआ किया जा सके। और ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है डिसेबल्ड पीपल के लिए, बेड रिडन पीपल के लिए, पैडिंग के लिए, मोटरसाइकिल सीट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ रेस कार ड्राइवर्स के लिए। और अभी मैंने आपको बताया था अब तो मल्टी फोम के भी, मेमोरी फोम के पूरे मैट्रेसेस, पिलोज और बहुत सारे कुशन्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। जो उनकी ऑर्थोपेडिक रेंज है उसमें बहुत सारी चीजें मेमोरी फोम की है। ठीक है जी, सारी फोम कंपनीज की। ईयर थर्मोमीटर्स डेवलप किए गए टू चेक द टेम्परेचर। ये ऑरल थर्मोमीटर्स थे जिनमें इंफ्रारेड सेंसर्स है, और ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर ईयर ड्रम गिव्स ऑफ इनटू द ईयर। ठीक है जी। और ये थर्मोमीटर सेंसर जो है, ये इनके इंफ्रारेड सेंसर जो है बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरह ईयर ड्रम के थ्रू। ये देखें, ये ईयर थर्मोमीटर की एग्जांपल है। बच्चों के मुंह में थर्मोमीटर डालना मुश्किल होता है, कई दफा आर्पिट से सही वैल्यू नहीं आती, तो ये जो थर्मोमीटर है ये इफेक्टिव भी है और इजी टू यूज भी है। अगर बच्चे के कान में दर्द ना हो, अगर दर्द हो तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं यूज किया जा सकता। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो कि इस तरह डेवलप की गई है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के तौर पे यूज की जा रही है। जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अपोलो मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी उसके जरिए लाइट ब्रीदिंग सिस्टम फॉर फायर फाइटर्स डेवलप किया गया है। ये देखें, फायर फाइटर्स जो है इतनी पहले फायर फाइटर्स जब आग वाली जगह पे जाते थे तो कुछ तो आग से जल जाते थे या बहुत सारे धुएं की वजह से बेहोश हो जाते थे और डेथ हो जाती थी उनकी। तो जब आग कहीं लगती है तो जरूरी नहीं कि बंदे की आग से डेथ हो, बहुत दफा स्मोक की वजह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाती है। तो फायर फाइटर्स का की सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी था कि उनका सूट ऐसा हो जो कि उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द हीट, उनके हेलमेट ऐसे हो जो उनको डैमेज इंजरी से बचाए, और एक और चीज जो बड़ी जरूरी थी, ग्लव्स इसी तरह ऐसे जो कि बिल्कुल फायर रेजिस्टेंट हो, कि उनको ब्रीदिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ब्रीदिंग सिस्टम की ये टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और इसका एक मिनी सिलेंडर होता है जो इजी टू कैरी होता है, और जब जरूरत पड़ती है फायर फाइटर्स को, जब ज्यादा आग वाली जगह पे जाना पड़ता है जहाँ धुआं भी ज्यादा है, वहां वो अपना मास्क ऑन करके और यूज करते हैं, तो फिर वो आसानी से वहां पे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या विक्टिम्स को रेस्क्यू कर सकते हैं। देन विजन रिसर्च, लैंड स्टैट और स्काईलैब टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया गया है ताकि ह्यूमन आइज के रिफ्रैक्टिव एरर्स को और कॉर्निया या लेंस के ऑब्स्ट्रक्शन को अच्छी तरह चेक किया जा सके। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी आंखों की बीमारियां आइडेंटिफाई होना और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ है।
द जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स जो है ये वो सैटेलाइट्स है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती रहती है और अर्थ को मॉनिटर कर, इसके मॉनिटरिंग स्टेशन है अर्थ के ऊपर, और ये नेविगेशन रिसीवर्स जो है ये प्रोवाइड करते एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ शिप्स, या जमीन के ऊपर अगर जो गाड़ियां चल रही है या हवाई जहाज या हैंड हेल्ड यूज, ये जो हम मोबाइल के ऊपर मैप यूज करते हैं वो भी जीपीएस सिस्टम को ही यूज करके हमें रास्ता बताता है। ये देखिए ये एक जीपीएस सैटेलाइट है, ऐसी बेतहाशा जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, और इनकी ऑर्बिट से क्या हो रहा है कि इन सब का मिला के जो डेटा है वो पूरे अर्थ के सारी चीजों के साथ रिलेटेड है, जहाज़ों के साथ भी, शिप्स के साथ भी, और हमारी मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी। जहां भी हम अपनी लोकेशन को ऑन करते हैं तो उस वक्त हम जीपीएस सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अपनी लोकेशन इसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमने जहां जाना है वो हमें मैप के थ्रू जो डायरेक्शन दे रहा होता है गूगल मैप, वो एक्चुअली जीपीएस सिस्टम की इतनी बेतहाशा सैटेलाइट्स को यूज करके कर रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।